हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट का मैंने बताया था कि गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर टारगेटिंग नेक्स्ट एग्जाम 2024। ठीक है, तो इसी कंटिन्यूशन में मैंने आज एक प्रीवियस ईयर का गेट लाइफ साइंसेस एक्सेल 2023 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का बायोकेमिस्ट्री का एक्सेल की कोड है जिसका ये 2023, इसका मैं डिटेल सोल्यूशन करने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन कर दिया जिसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सेपरेट आप यहाँ प्लेलिस्ट में बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री गेट लाइफ साइंसेस का उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो कह रहा है डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे ये जज करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। असर्शन क्या है कि ऑन ए फर्स्ट कार्बन बेसिस ऑन द पर कार्बन बेसिस पाल्मेटिक एसिड यील्ड मोर एटीपी देन ग्लूकोज। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि C6H12O6 होता है कार्बन का, जिसमें 6 कार्बन है किसमें, ग्लूकोज में। अच्छा, पाल्मेटिक एसिड की बात करें तो पाल्मेटिक एसिड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें होता है C16 कार्बन। ठीक है, जीरो दिखाते हैं, ये जीरो का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं, जीरो है, तो यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें 16 कार्बन है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोर कार्बन होगा, तो इसी की वजह से मोर एनर्जी भी आएगा क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जाएगा और पायरुविक एसिड बनाएगा, और पायरुविक एसिड फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो अगर पूछा जाए ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम कितना बनता है, तो ये बनता है 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो फर्दर एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर पाल्मेटिक एसिड यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर बनाएगा टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम। तो मोर एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ बन रहा है, पाल्मेटिक एसिड से, इसीलिए ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा या चेन में जाएगा तो मोर एटीपी देगा यानी एनर्जी देगा। तो एनर्जी का डायरेक्ट लिंक किससे है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है कार्बन इन पाल्मेटिक एसिड इज मोर रिड्यूस्ड देन इन ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि पाल्मेटिक एसिड फैटी एसिड होता है और फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है, या फिर हम कह सकते हैं C16, और इसको ऐसे लिखें यहाँ पर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये है पाल्मेटिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए 16 कार्बन है, तो एक कार्बन ये हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे 14 कार्बन है, तो ये हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए सिर्फ 2 है। अब आइए ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मूला क्या है, CHOH 4 और CH2OH, ये 4 + 1 5, 1 6 कार्बन का। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 तो यहाँ पर हो गए, फिर 1 और 2 6 हो गए, 6 एक साथ, तो इसमें 7 ऑक्सीजन है, और इसमें इतना बड़ा होने के बाद भी सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो ये मोर रिड्यूस है और ये लेस रिड्यूस है। तो एनर्जी का लिंक भी डायरेक्ट रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज फॉर्म से है। जो मोर रिड्यूस होगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा, जो लेस रिड्यूस होगा वो कम एनर्जी देगा। तो अब आते हैं ऑप्शन पे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट रीजन फॉर ए, बिल्कुल सही, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है 29 नंबर, व्हेन सेल कंपोनेंट आर फ्रैक्शनेटेड बाय सेडिमेंटेशन द करेक्ट ऑर्डर लोअर टू हायर ग्रेविटेशनल फोर्स G इन व्हिच कंपोनेंट गेट सेपरेटेड। तो ये लिमिटेड बुक में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है कि सबसे पहले कौन सेटल डाउन करेगा। अगर सारे सेल कंपोनेंट को यूकैरियोटिक या प्लांट सेल के ऑर्गेनिल को निकाल दे तो उनको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो कौन पहले सेडिमेंट करेगा, जो हेवी होगा वो पहले सेडिमेंट करेगा, जो लाइटर होगा वो लेस सेडिमेंट बाद में करेगा, उनको हाई स्पीड चाहिए होगा, हाई ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपको ये बेसिक चीज़ मालूम है कि लेस ग्रेविटेशनल या रोटेशनल चाहिए होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको सेटल करने के लिए, हेवी, तो सबसे पहले हेवी सेटल करेगा। और जैसे जैसे लाइट की तरफ जाएंगे, लाइट मॉलिक्यूलर वेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर का मतलब है कि हेवी वाला पहले सेटल करेगा और यहाँ पर लाइटर की तरफ चल जाएगी। तो अब देख लेते हैं, न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा हेवी है, सबसे बड़ा है इन चारों में से। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या है, जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंटेड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसोम्स। तो माइक्रोसोम छोटा हो गया और राइबोसोम तो उससे भी छोटा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होता है फर्स्ट, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, उसके बाद माइक्रोसोम, उसके बाद राइबोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ, in a population the probability of susceptible individual getting infected with the SARS-CoV-2 is low when majority of individual in the population become immune to this virus. This phenomenon is known as, okay, तो ये हम लोग कहते हैं, ये बहुत कॉमनली कोरोना कोविड के टाइम में हम लोगों ने ये भी देखा था कि मोस्टली सारे पर्सन को इन्फेक्टेड हो गए थे कोरोना वायरस से, लेकिन मोस्टली वो सर्वाइव कर गए क्योंकि उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप करके, जिनको हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ कम्युनिटी में कोई मेजर इन्फेक्शन हो जाए और चाहते ना चाहते हो कि आप उस पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाए और आपका बॉडी सिस्टम, इम्यून सिस्टम उससे ओवरकम कर ले विदाउट नोइंग और अननोइंगली, विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प और मेडिसिनल हेल्प, इसको बोलते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी। तो आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Given below 4 reaction of glycolytic pathway catalyzes the enzyme E1, E2, E3 and E4, which of these enzyme is or are not part of gluconeogenesis? Gluconeogenesis क्या होता है, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
जिसमें हम लोग न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको ये इस क्वेश्चन करने के ग्लाइकोलाइसिस का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और ग्लूकोज से जो पहला स्टेप है हेक्सोकाइनेज का, जो पाथवे यूनिक डायरेक्शन में मूव करेगा, वही सिर्फ यहाँ पर यूनिक होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में चलेगा, डबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज पर नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पर नेक्स्ट वाला आएगा इसके आइसोमेरिक फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम क्या है, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला डबल एरो का मतलब हो गया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस के लिए सेम एंजाइम काम करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोमेरेस। लेकिन फर्स्ट वाला जो हेक्सोकाइनेज है वो सिर्फ काम करेगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए, और अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस करा रहे हैं तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना होगा, तो इसके लिए एक यूनिक एंजाइम चाहिए होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फेटेज, जो रिमूव करेगा फॉस्फेट। तो ऐसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करना है कौन सा यूनिडायरेक्शनल वाला इक्वेशन है या रिएक्शन है, वही सिर्फ यूनिक होगा ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आ जाते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, यस ये यूनिक होगा। ठीक है, ये यूनिक होगा, ये यूनिक नहीं होगा, ये दोनों में कॉमन चलेगा, ये यूनिक होगा पहला वाला, तो ये दोनों में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे चलता है। तीसरा वाला या 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, ये भी इक्विलिब्रियम पे चलेगा, यानी ये भी दोनों के लिए कॉमन होगा। फॉस्फेट पायरुवेट टू पायरुवेट नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल है, तो ये दोनों के लिए यूनिक होगा। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द एंजाइम इज और आर नॉट पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कौन पार्ट नहीं होंगे, ये वाला यहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए होता है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस, और ये वाला भी क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर ये यूनिक हो जाएगा, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, अलग दूसरा एंजाइम यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए मुझे दूसरा एंजाइम लगाना पड़ेगा, तो ये वाला E4 और E1, ये आंसर हो, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट द पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये वाला E1 एंड E4 यहाँ पर दोनों आंसर होगा, फर्स्ट एंड डी। ठीक, चलिए ये भी समझना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, which of the following molecule is or second messenger produced by phosphatidyl inositol signaling cascade। phosphatidyl inositol signaling cascade से दो सेकेंडरी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, एक होता है डैक डाइएसाइल ग्लिसरॉल, तो एक आंसर यही हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है इनोसिटोल 135 ट्राइफॉस्फेट। अब मैं इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ये आपको लेक्चर बुक में सेल सिग्नलिंग पाथवे वाले में चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये आंसर ए एंड डी होगा बोथ। Next are protein has the 7 cysteine residue, maximum number of disulfide bond of different combination that can be possible formed by these 7 cysteine। Okay, बोल रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड है, तो यहाँ इसका एन टर्मिनस होगा, ये इसका सी टर्मिनस होगा। यहाँ पर कुछ जगह पर क्या है, सिस्टीन है, कितने हैं 7, तो यहाँ पर CYS से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 4 5 6 7, और इनके पास क्या होता है SH, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर सकते हैं, डाइसल्फाइड। अब ये पूछा कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ओके, तो 7 में से अगर मैं मान लो इसको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6 7, सपोज ये मतलब कोई इसमें से एक इन्वॉल्व हो जाए, इसमें से सपोज ये फर्स्ट वाला इन्वॉल्व हो गया, तो ये किसके साथ फॉर्म कर सकता है, इसके साथ भी 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 कर सकता है, इसके और इसके साथ भी डाइसल्फाइड। तो ये फर्स्ट वाला के साथ भी क्या कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 6 इसके पास पॉसिबिलिटीज है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 इसके साथ फॉर्म करते हैं 6। अच्छा, सपोज ये है फर्स्ट और 7, फर्स्ट और बना दिया सेकंड के साथ, तो अब ये दोनों इन्वॉल्व हो गए डाइसल्फाइड बॉन्ड का, तो अब ये ऑफ द गेम हो गए। अब कितने में होगा, ये 3 5 बचे, 5 में से सपोज थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ बना सकता है, तो थर्ड वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है 4, तो 4 हो जाएगा। सपोज थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो अब ये दोनों फिक्स हो गए, अब इनको नहीं कंसीडर करेंगे। अब ये वाला सपोज फिफ्थ वाला कि 6 के साथ भी कर सकता है, 7 के साथ इसके साथ कितनी पॉसिबिलिटीज है 6 2, तो अब ये इसके साथ भी फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर 6 4 2 8 5 48 48, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं। A Lafayette sample of 20 nanomole of oligonucleotide is dissolved in the water and the volume of the solution is made up of 200 microliter. Okay, the concentration in micromole of oligonucleotide in this solution. तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है माइक्रोमोल में, तो माइक्रोमोल को बाद में करते हैं हम लोग, पहले मोल को देखते हैं। मोल, द नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलरिटी। मोल को अगर मोलरिटी को माइक्रोमोल है यानी माइक्रोमोलरिटी बोल रहा है, मोलरिटी का क्या नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 20, तो 20 को 10 पर माइनस 9 कर देते मोल आ जाएगा, नैनो है। अच्छा, यहाँ पे 200 माइक्रोलीटर है, तो इसको 200 माइक्रोलीटर को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो कितना होगा, 10 पर माइनस 3 कर दूँ तो ml आएगा, फिर 10 पर माइनस 3 कर दूँ तो लीटर आ जाएगा, तो माइक्रोलीटर किसमें कन्वर्ट कर दिया लीटर में। ठीक है, ये 6 हो गया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 20 200, ये ऊपर गया 6, तो 10 पर माइनस 3 हो जाएगा, और ये इसको कैंसिल कर दिया, और ये वाला 10 हो गया, तो ये हो गया 10 to the power 4 कि मोल बोल रहा है क्या, माइक्रोमोल चाहिए, माइक्रोमोल।
तो इसको अगर माइक्रोमोल में कर देंगे तो 10⁶ +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर देगा मोल, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻² माइक्रोमोल यानी 100। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ रहा है डीएनए ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोमेटिन कंटेन्स 5 × 10⁹ बेस पेयर, द फोल्ड कॉम्पैक्टनेस ऑफ दिस डीएनए विद इन द क्रोमेटिन। ओके, तो बोल रहा है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसमें कितना है 10⁹ बेस पेयर। तो हम लोग को मालूम है वाटसन के बेस मॉडल से कि एक टर्न में कितना रहता है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर, यानी एक बेस पेयर में इसकी लेंथ कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना बेस पेयर है 5 × 10⁹ बेस पेयर, तो कितना लेंथ हो जाएगा इसका 3.4 × 10⁻⁻10 करते हैं तो मीटर में जाएगा इंटू 5 × 10⁹ बेस पेयर, तो ये कितना हो जाएगा 3.4 × 5 और 10⁻⁻1 मीटर। सेंटीमीटर में बोल रहा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा ये छोटा था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 34 × 5। हाँ ठीक है, 5 × 20 तो 5 से 15 16 17, ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। कॉम्पैक्ट करके कितना कर दिया इसका लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो फोल्ड पूछा है तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा 170 टाइम्स आएगा मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका होगा 170। समझ पा रहे हो, ये लेंथ कितना डीएनए का, ये है 170 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट किया बेस पेयर के अकॉर्डिंग, तो इसका ओरिजिनल लेंथ होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट करके कितना बना दिया, कितने एरिया में रखा गया 1 सेंटीमीटर में, तो फोल्ड ऑफ कॉम्पैक्टनेस पूछ रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दिया 170 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, बाय 170 फोल्ड, मेरे अकॉर्डिंग तो 170 होना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ रहा है इंटरसेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट 4 सेल आर्टिकल, व्हिच ऑफ दिस सेल टाइप हैज मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस। ओके, एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू किसका है, तो इसकी डेल्टा जी -2.303 RT लॉग के, और लॉग के को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा एटीपी का हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, तो एडीपी प्लस पीआई, तो प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा ये और सबस्ट्रेट ये, तो ये दोनों तो सबके लिए सबके कांस्टेंट हो, यहाँ डायरेक्टली डिपेंड करेगा ये प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की वैल्यू पे, तो सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका सबसे कम होगा वही आंसर होगा क्योंकि लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा ये प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं फर्दर, इसको लिख सकते हैं एडीपी मल्टीप्लाई होगा पीआई डिवाइडेड बाई एटीपी, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 5 1.8 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर 3 × 1.3 डिवाइड बाई 3.9, ये 2.7 × 0.7 डिवाइड बाई 2.7, और ये हो गया 8 × 0.97, सबसे पहले कम किसका आएगा, ठीक कैलकुलेशन आ गया 0.6 चलिए 18 ठीक है 36 3 आ गया इसका, 13 3 39 3 3 ये 1 आ गया, ये 27 27 कैंसिल 0.7 आ गया, ये 9 8 72 ये 1 आ गया, तो 0.7 मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए, तो बी क्या सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, होप सो क्लियर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज मोर देन 2 एसिड बेस ग्रुप, तो एक तो एसिड बेस ग्रुप होता है ये NH2 और एक होता है ये एक ये बेस ये एसिड, ये थोड़ी अमीनो एसिड हो, फिर साइड चेन में हो सकता है कि एक्स्ट्रा कहीं पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा NH2 किस में कन्वर्ट कर सकते हैं NH3+ में, और COOH किस में कन्वर्ट कर सकते हैं C+, तो कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड चेन में बन रहा हो तो वो सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ से आ गया, सेकंड यहाँ R से आ सकता है, तो देखते हैं कि साइड चेन में कहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव या कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा कि नहीं। एलानिन में साइड चेन में R में क्या है, यहाँ पर CH3 है, ये तो नहीं होगा, ल्यूसीन नहीं ये भी एलिफेटिक कार्बन है, CH और साइड चेन में क्या है CH2 क्या ओके, तो यहाँ पर CH3 इस तरह से कुछ, ये भी एरोमेटिक होगा, फिनाइल एलानिन आ जाता है, फिनाइल एलानिन में X अगर मान लो या COOH NH2, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग तो है, टायरोसिन में इसके साथ में OH है, यस ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये अपना रेजोनेंस शो कर सकता है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर होगा वेरी कॉमन टायरोसिन। समझ पा रहे क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन में क्या है एरोमेटिक रिंग के अलावा ये OH भी है, तो OH के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाए रेजोनेंस की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड होगा, तो ये वाला क्या होगा यहाँ शिफ्ट करेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से रेजोनेंस की वजह से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा सेकंड एसिड बेस की तरह काम करेगा। फिनाइल एलानिन में सिर्फ एरोमेटिक है, तो वहाँ पर चांसेस पॉजिटिव नेगेटिव के नहीं है। जब नेक्स्ट आ रहे हैं enzyme activity profile as a function of time in absence or presence of different type of feedback mechanism are shown in figure B. Match the following feedback with the corresponding profile in the figure. Okay, यहाँ पर नो फीडबैक नेगेटिव फीडबैक। ओके, सबस्ट्रेट पर अगर एंजाइम लगे तो प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करे तो ये फीडबैक देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नो फीडबैक, फीडबैक है नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है
आपको प्रोडक्ट चैनलाइज हो रहा है तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ टाइम के बाद ड्रॉप कर जाएगा, और ड्रॉप कर जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम के बाद में एंजाइम की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि सबस्ट्रेट कंज्यूम हो गया। तो आ जाते हैं चारों ग्राफ में से, एंजाइम एक्टिविटी ये बढ़ा, फिर उसके बाद ड्रॉप कर दिया जीरो, यानी यहाँ पर इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं चल रहा था, इस जगह पर सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वाला चल रहा है रिएक्शन, और जिस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम शो कर रही है, और जैसे ही यहाँ पर सबस्ट्रेट कम हो गया, खत्म हो गया, तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर जाएगी, ये चीज़ आ जाएगा, यानी ये वाला होगा नो फीडबैक। ऐसा नहीं कि फीडबैक में कंटिन्यूस चलता रहेगा, नो फीडबैक में कंटिन्यूस नहीं चलेगा कि एक टाइम पे सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि इन्हांसर डाल रहे हैं जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कंटिन्यूस ऑन हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ है, ये वाला, ये यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप किया, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक आ गई जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक आ गया, बार बार बाहर से हम लोग कोई ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल डाले जिससे एंजाइम की एक्टिविटी कंटिन्यूस मेंटेन है, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस चलेगा। तो इसको हम लोग ये वाला कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक, फर्स्ट वाला। तो अब आ रहे हैं नेगेटिव फीडबैक, इट्स शॉर्ट डिले, बार बार नेगेटिव वाला तो नेगेटिव वाला ड्रॉप करेगा, शॉर्ट डिले ये वाला होगा क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है, बार बार ड्रॉप कर रहा है, तो ये वाला होगा नेगेटिव फीडबैक विद शॉर्ट इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल। लॉन्ग डिले, लॉन्ग डिले का मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद में आ रहा है, तो ये वाला होगा लॉन्ग डिले। अब देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। फर्स्ट वाला के लिए फोर्थ, फर्स्ट वाले के लिए फोर्थ, तो फोर्थ बी और सी दोनों। सेकेंड वाले के लिए क्यू के लिए सेकेंड, क्यू के लिए सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आर के लिए थर्ड, आर के लिए थर्ड, ऐसे ही फर्स्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन 39। A linear DNA fragment of 5 kb when completely digested with the equivalent produces 2.5, 1.5 or 1 kb. Complete digestion of same 5 kb with X bar produces 3.5 और 1.5 kb. Which one of the following set? Okay. देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग को, सपोज ये DNA डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर ये 5 प्राइम है और 3 प्राइम। सबसे पहले X बार लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कट करेगा, लिनियर है, ये लिनियर हमने ड्रॉ कर दिया। ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है इसका, 5 kb। तो X बार से कट करेंगे तो 3.5 और 1.5 आ रहा है, तो 3.5 समवेयर यहाँ होगा, ये 3.5 मान लेते हैं, ये 3.5 समवेयर यहाँ पर होगा। तो ये है एक्स बार का पोजीशन। तो ये फ्रेगमेंट कितना बना, ये बन गया 3.5 kb का, तो रिमेनिंग क्या हुआ 1.5 kb। अब आ रहे हैं दूसरा वाला, यहाँ पर कि बोल रहा है कि इको R1 से जब कट करते हैं तो 2.5, 1.5 और 1 kb का बनता है। तो 1.5 का अगर कट करेंगे इस तरफ से तो यहाँ पर क्या बनेगा, समवेयर ये मान लेते हैं कि 1.5 का कट लगाते हैं। उसके बाद ये वाला सपोज यहाँ पर 1 हो गया, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 2.5। ये कैसे हो रहा है, कैसे डिसाइड किया, पहले कि मैंने 2.5 लिख दिया, इसलिए कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके करना पड़ेगा, तभी ऑप्शन से मैच करेगा। अदरवाइज 2.5 पहले रखेंगे, 1.5 बाद में रखेंगे, 1 रखेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो नहीं आएगा। ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, उतना टाइम नहीं कि मैं सारे कॉम्बिनेशन होता हूँ, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठा उसी को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 1.5, 2.5 ये हो गया, और ये वाला ब्लैक वाला क्या है, इको का। अब दोनों से कट कर देते हैं, यानी इको से भी कट कर रहे हैं प्लस एक्स से भी कट कर रहे हैं, एक्स पास से। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 1.5 का फ्रेगमेंट आएगा यहाँ से, सो कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला फ्रेगमेंट आया, तो ये आ गया 1.5। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ये वाला 1.5, यहाँ 3.5 है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 3.5 माइनस ये वाला फ्रेगमेंट। अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ये पूरा का पूरा 3.5 है तो 1.5 ये हो गया, ये वाला का रिमेनिंग का लेंथ कितना बचा 3.5 माइनस 1.5, तो ये हो गया 2, 3.5 माइनस 1.5 ये वैल्यू 2। तो दूसरा फ्रेगमेंट निकलेगा 2 का, एक फ्रेगमेंट ये निकला, एक फ्रेगमेंट ये निकला। अब ये वाला निकलेगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला वैल्यू कितना 1.5 और ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हो गया 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 0.5, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू हो गया 1। तो ये 4 फ्रेगमेंट आएंगे, मैच कर लेते हैं 2, 1.5, 1 एंड 0.5। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ठीक है, आंसर सी होगा। होप सब समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्योंकि और बाकी कॉम्बिनेशन यहाँ पे कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाले के लिए तो सही है, सॉरी एक्स वाले के लिए सही हो जाएगा, एक्स वाले के लिए क्योंकि एक फ्रेगमेंट है, इको और में दो रिस्ट्रिक्शन साइट होने की वजह से यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा हो जाएंगे, तब वो कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट वही वाला दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर जिससे मैच कर रहा है, ठीक है, सेकंड आंसर, नहीं तो बाकी किसी से कर रहा हूँ तो वो मैच नहीं कर रहा। चलिए अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में एन के सेल्स आ रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स, तो मैच देखो निकल रहा है। तो ये क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ये होगा बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मस्ट सेल्स हिस्टामिन, न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड, ये तो बहुत हाई क्वेश्चन है। बी का थर्ड, यहाँ ये बी का फर्स्ट, सॉरी क्यू का फर्स्ट, ये आर का थर्ड, फोर्थ, ये आंसर सी होगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट लिपिड ऑफ द गिवन बिलो ऑप्शन,
करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिपिड इज करेक्ट, ओके। और इज वाला कोलेस्ट्रॉल इज एपिपैथिक, यस ये ट्रू है। एपिपैथिक का मतलब क्या होता है कि जिसके पास में पोलर और नॉन पोलर दोनों, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिपैथिक, ये सही स्टेटमेंट है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर क्या होता है, ये थर्ड पोजीशन पे OH होता है, जिसकी वजह से ये एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक ये कह सकते हैं पोलर होगा, बाकी ये वाला नॉन पोलर होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेल्फ असेंबली फॉस्फोलिपिड इन द वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक, यस हाइड्रोफोबिसिटी होने की वजह से ये सेल्फ असेंबली कर जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, ये क्या करेंगे एसोसिएट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पोलर और नीचे वाला क्या है नॉन पोलर का नंबर ज़्यादा है, ये आपस में एसोसिएट कर जाएंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बी थर्ड टेम्परेचर एट विच द जेल फेस चेंजेस टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेस इंक्रीजेस व्हेन द डिग्री ऑफ इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी सही है। कैसे देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि अगर अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड का रेशियो 1 रखते हैं फॉर एग्जांपल, और कितना 37 डिग्री, और इस पर ये स्टेबल कंडीशन या कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन है, तो अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 37 से करके मैं 45, तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी करना है, ये 45 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर अनसैचुरेशन का नंबर ज़्यादा हो गया तो ये वाला लिक्विड कंडीशन में जा रहा है। लिक्विड कंडीशन क्यों, क्योंकि ये वाले में अनसैचुरेशन में क्या होते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने की वजह से वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी से लिक्विड कंडीशन में जाएंगे। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर मुझे लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखना है तो अनसैचुरेशन का नंबर बढ़ाना है, और अगर मैं चाहता हूँ कि हायर टेम्परेचर पर जेल लाइक कंसिस्टेंसी करे तो मैं सैचुरेशन का बढ़ाऊंगा। यहाँ जेल लाइक तो कुछ नहीं रहा, यहाँ तो बोला जेल फेस टू लिक्विड इंक्रीजेस विद हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एट हाई टेम्परेचर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी। तीसरा देखिए कोलिन हेड ग्रुप ऑफ लिपिड पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, तो ये ऑप्शन है नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट आएंगे विच ऑफ द टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन। तो मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन अगर सेपरेट करना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी नहीं, ये चार्ज के बेसिस पे होता है। सेल एक्सक्लूजन बिल्कुल सही है, सेल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट होता है। सोडियम टोटल सेल सेपरेट यस STSPH भी हम लोग करते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये नेटिव फॉर्म में ही प्रोटीन रहती है और यहाँ पर ये डीनेचर होता है, करते मॉलिक्यूलर वेट पे ही, लेकिन यहाँ पर डीनेचर क्योंकि यहाँ STS डाल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सुक्रोज डेंसिटी नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, ये मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे डेंसिटी के बेसिस पे करते हैं। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं 43 B cell produce two form of immunoglobulin membrane bond form of B cell receptor and soluble form is antibody, which of the following statement is all correct for BCR and antibody produced by same cells, okay। ये है प्लाज्मा सेल्स और इसके सरफेस पे लगे रहते हैं एंटीबॉडी, और जब इस पर एंटीजन डिफाइन करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है और इसके जो जीन है वो एक्टिवेट करके ट्रांसलेशन करके क्या बनाते हैं, इसी तरह का सैंपल कॉपी ऑफ एंटीबॉडी बनाते हैं और वो बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे एंटीबॉडी। ये वाला क्या है BCR, दोनों एक ही तरह का होता है, BCR और एंटीबॉडी का आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट सही है। BCR and antibody recognize different epitope different नहीं recognize करते। epitope क्या होता है, the antibody binding site present होता है एंटीजन, सपोज पूरा का पूरा पैथोजन है तो इस पर कहीं एक पार्टिकुलर जगह पर ही एंटीबॉडी बाइंड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एपिटोप। BCR and antibody are encoded by same gene, बिल्कुल सही है, तो सेम चीज होगा। BCR और एंटीबॉडी are formed by differential splicing form, differential splicing से बनते हैं, ये कॉमन पर हमारा यूकैरियोटिक में, तो D भी होगा, C भी होगा और A भी होगा, तीन आंसर करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है 44 100 ml solution of pH 10 was well mixed with 100 ml solution of pH 4, the pH of the resultant solution, okay। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट को कितना इसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे pH बोल रहा है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट कर देते हैं, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये तो इस तरफ में H प्लस से कॉन्सेंट्रेशन अगर फाइंड आउट करना है तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग pH वैल्यू, और एंटी लॉग pH क्या होगा 10, 10 में लगा देंगे, या 10 टू माइनस 10 माइनस साइन भी होगा, माइनस ये वैल्यू होगा 10 टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन pH 10 के लिए कितना होगा 10 टू माइनस 10। इसी तरीके से सॉल्यूशन B के लिए कितना होगा, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसके लिए हो जाएगा माइनस एंटी लॉग 4, तो इसकी वैल्यू 10 टू माइनस 4 ये होगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 10 टू माइनस 4 प्लस 10 टू माइनस 10, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू माइनस 10 ही 4 ही रहेगा, क्योंकि 10 टू माइनस 10 तो बहुत कम है, समझ पा रहे हो, इसको ऐसे समझो कि ये 0.0001 है और A के 0.0000000001 दोनों बैठ करेंगे तो कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो 0.0001 ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पर 10 माइनस 4 होगा, ठीक है। अब लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया, तो अब H यहाँ पर pH पूछ रहा है, तो वॉल्यूम जब डबल हो जाएगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10 टू द माइनस 4, डाइल्यूट कितना हुआ 2 टाइम्स, कैसे 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 200 वॉल्यूम, तो 200 ml हो गया 100 ml से, तो कितना टाइम इंक्रीज किया 2 टाइम्स, तो ये भी डाइल्यूट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10 टू द पावर -5 ये वैल्यू। अब pH फाइंड आउट कर लेते हैं, pH फाइंड आउट कैसे करेंगे, pH फाइंड आउट करेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग
5 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया 5 माइनस लॉग 5, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे याद तो नहीं है कितना होगा, 5 लॉग, ये हो जाएगा 0.69, 5 माइनस 0.69, तो ये वैल्यू कितना आएगा 4.3, तो इसका होगा 4.3, और ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग ग्लिसरोफॉस्फेट संट यूज कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट द साइटोसोलिक एनर्जीज टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एवरी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट chain of the organism, transport 2.5, 1.5 or 2 proton respectively. The S to ATP ratio is F0, F1 ATP of this organism is 4. Terminal electronic sector of oxygen कितना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा है कि ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से पास करता है तो क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्लस 2 NADH प्लस 2 ATP। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने के जो यूकैरियोटिक सिस्टम में संट पाथवे होता है, एक संट पाथवे का नाम जो है उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट संट पाथवे, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग मेलेट एस्पार्टेट संट पाथवे बोलते हैं। तो ये नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो इससे करने से क्या होगा, इससे 2 हो गए लॉस, ये वाला अगर यूज होता है तो इससे क्या होता है, पहला 1 ATP पर NADH ट्रांसपोर्ट में खर्च आएगा, तो 2 NADH वाला ले जाएगा, यहाँ पर टोटल में से 2 ATP माइनस होगा, एक NADH वाला लेने के लिए 1 ATP खर्च होता है, तो 2 NADH को ले जाने के लिए 2 ATP खर्च होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर NADH अंदर जाने के बाद ये कन्वर्ट कर जाता है FADH2 में, तो यहाँ पर 2 NADH जाएगा तो 2 FADH2 कन्वर्ट करेगा। तो अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट संट पाथवे यूज करेंगे तो 2 ATP का लॉस है, और 2 NADH 2 FADH2 कन्वर्ट करेगा, NADH नहीं रहेगा एज इट इज। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में इंटर नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में इंटर कौन करता है, NADH। ये सब मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर उसको क्लिक देखना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बायोकेमिस्ट्री में साइंस एकेडमी टाइप कीजिए, वो वाला वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो FADH2 कहाँ से इंटर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से। इन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कोई प्रोटॉन को फॉर्म नहीं करता, और ये उसके बाद कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में, तो कॉम्प्लेक्स 3 फॉर्म करता है, बिल्कुल करता है, और कॉम्प्लेक्स 4 भी करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 भी करता है, तो ये दोनों काम करेगा, प्रोटॉन को फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4 कर दिया, तो 1 तो काम करेगा नहीं, ये 2.5 को काउंट ही नहीं करना है, इसको काउंट करेंगे, तो 1.5 और 2, तो कितना हो गया टोटल, 2 प्लस 1.5, तो ये हो गया 3.5, 3.5 इंटू 2, एक के लिए हो गया 3.5, तो 2 FADH2 है, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये बोल रहा है 7 प्रोटॉन को फॉर्म किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब H+2 ATP रेशियो क्या है, 4 है, यानी 4 प्रोटॉन जब आता है तो 1 ATP आता है, तो 7 प्रोटॉन आएगा तो कितना बनेगा, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 7, 7/4, 7/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/4 कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.75, 1.75 ये वैल्यू है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1.75, 1.75 ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये वाला 2 ATP माइनस करेंगे क्या, एक ATP यहाँ पर एक ATP यूज हो रहा है एक NADH को ट्रांसफर करने के लिए, 2 ATP, तो वो हम लोग नहीं करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज बाय NADH फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया तो नेट नहीं पूछा, नेट रहता तो हम लोग माइनस करते हैं। तो अभी सिर्फ ये बात करना है कि ये NADH ग्लाइकोलाइसिस का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया तब कितना ATP प्रोड्यूस हुआ, तो वो कितना है 1.7, बहुत सही किया है। चलिए लास्ट आ रहे हैं 46, इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज Na+ is 10 times more, 10 times more than its intracellular concentration than the sodium equilibrium potential of 20 in millivolt around 30. ओके, तो यहाँ पे सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक फॉर्मूला लगा देना, जो आप मेरे केमिस्ट्री वाले साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री का जो वीडियोस मैंने अपलोड किया गिफ्ट केमिस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में वो फॉर्मूला लिखा होगा, E E0 minus 2.303 RT डिवाइड बाई N into log प्रोडक्ट सब्सट्रेट। तो प्रोडक्ट और सब्सट्रेट क्या हो सकता है यहाँ पर कि सोडियम को बाहर से ले रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन से सोडियम को आउट से सोडियम को इन ले रहे हैं, ठीक है। तो आउट और इन, यहाँ पर इन हो जाएगा, सोडियम इन प्रोडक्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ फाइनल चेंज हो रहा है, तो Na इन और Na आउट, ये वाला ये। तो अब पुट करते हैं, इन ऑफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो ये वाली मैं निकाल कर रहा हूँ, या स्टैंडर्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राउंड ऑफ इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ई वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये वाला क्या हो जाएगा E0 इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई N log Na इन माइनस Na आउट, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यू, 2.303 RT की वैल्यू कितनी है 2 मतियावा। अच्छा, उसके बाद 1.987 है, मैंने अप्रॉक्सिमेटली को ले लिया, उसके फैराडे कांस्टेंट है 23,062, तो यहाँ पर NF, तो 2 इंटू ये वाला वैल्यू कितना हो गया
यहाँ पर 1.97, ठीक है, यहाँ पर एफ रहेगा, ठीक है, ये एफ इंक्लूड करेंगे। उसके बाद 1. ये वाला अप्रोक्सीमेटली ले लेगा और उसके बाद टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री को ये किसमें कैल्विन में चेंज कर दूँगा, तो कैल्विन में चेंज करते कितना हो गया 293 273 और उसके बाद में एन सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और फैराडे का कितना वैल्यू है 23,062 लॉग 10 1 होगा, ये वैल्यू लॉग 10 हो जाएगा क्या, क्योंकि 10 अंदर जाएगा दोनों का डिफरेंस कितना 10 का, ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, वही आंसर होगा। इसका कितनी वैल्यू आएगी 2.303 इंटू 2 अप्रॉक्सीमेटली 293 इंटू ये तो लॉग वैल्यू का कितना आएगा, लॉग वैल्यू का 1 आ जाएगा और इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 3.062 58.1 ये वाला, इसको ये क्या दिया हुआ है इसमें, इसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे, किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी करेंगे तो डिवाइड करके 0.3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 58.5। इसको हम लोग क्या करेंगे कैलोरी से किलो कैलोरी चेंज करके यहाँ पर पॉइंट करना, 1000 से डिवाइड करेंगे पॉइंट आ जाए, होप से ये किलो, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि ये डेटा को इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, तो बस इसी के साथ में इसका आंसर क्या हो जाएगा 58.5, ठीक है, तो बस इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी और ईयर का या कोई और टॉपिक को शुरू करेंगे, या कोई आपका स्पेसिफिक डिमांड होगा तो आप बताइए कि बायोकेमिस्ट्री में या कोई और टॉपिक में कौन सा पर्टिकुलर यूनिट को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।